हेलो एवरीवन। शिक्षा विधि में सबका स्वागत है। बच्चे, जैसे अभी आप सबने देख लिया, एग्ज़ाम डेट सबकी आ चुकी है। चाहे वो हरियाणा के कोई एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो। और इन सब में आजकल जो सबसे प्रॉब्लम क्रिएटिंग टॉपिक बना हुआ है वो स्टैटिक जीके है। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सब एक इशू बना रहता है। तो स्टैटिक जीके की एक दो वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक और वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ स्टैटिक जीके की, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसरो से रिलेटेड है। हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो ये जो है, जब मैं बात करूं हरियाणा के लिए, तो लास्ट जो हरियाणा क्लर्क का पेपर हुआ था उसमें यहाँ से डायरेक्ट तीन तीन चार चार क्वेश्चन आए इस एक टॉपिक से। छोटा टॉपिक है, वन टाइम आपने अच्छे से कवर कर लिया, क्वेश्चन सारे आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर बात करता हूँ सीजीएल लेवल की, सीएचएसएल की या सीपीओ की, तो साइंस एंड टेक का वहाँ पे एक या दो क्वेश्चन बनना ही बनना होता है हर हाल में। वो उनकी पेलोड कैपेसिटी से आ सकता है, या फिर उनकी लॉन्चिंग से आ सकता है, उनकी डेट वगैरह पूछ सकता है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। चलो शुरू करते हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया जो इसरो ने बनाई। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान, एसएलवी, हम शॉर्ट फॉर्म में एसएलवी कहते हैं। पहला बना था हमारा सफलतापूर्वक वो एसएलवी 3 था। जो इनिशियली हमने बनाया था एसएलवी 3 था, 18 जुलाई 1980 को यहाँ से शुरुआत हुई। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, कि जो पहला उपग्रह 1975 के अंदर आर्यभट्ट हमने लॉन्च किया था, उसके लिए हमने विदेशी टेक्निक यूज़ की थी। 18 जुलाई 1980 को पहली बार हम SLV-3 नाम से अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड हम खुद का बना पाए थे 18 जुलाई 1980 को। और इसकी जो कैपेसिटी थी वो 40 किलोग्राम की थी। ये इनिशियल फेज था, बिल्कुल ऐसा नहीं बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इंडिया ने कर लिया था, पता नहीं क्या ले लिया था। 40 किलोग्राम कैपेसिटी ये सैटेलाइट ये लॉन्च कर सकता था। और जो फ्यूल है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, फ्यूल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी लॉन्च व्हीकल हम देखेंगे सबके फ्यूल को आपने ध्यान से समझना है। फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो के अंदर सॉलिड फ्यूल यूज होता है। जो ईंधन था शुरुआत में, वो द्रव अवस्था के सॉरी ठोस अवस्था के अंदर था। जबकि उन्नत टेक्नोलॉजी आजकल तो क्रायोजेनिक टेक्निक्स और उससे ऊपर रैमजेट और स्क्रैमजेट के ऊपर पहुंच चुकी हैं आजकल तो, ठीक है ना। आप पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसके अंदर मैंने बताया है इसके बारे में, रैमजेट और स्क्रैमजेट के बारे में आप देख सकते हैं। और इनिशियली सॉलिड फ्यूल थे। सॉलिड फ्यूल का मतलब क्या है, आपने दिवाली के अंदर रॉकेट चलाई होंगी, ठीक है ना। वो जो फ्यूल दिवाली के अंदर आप रॉकेट चलाते हैं उसके अंदर कुछ फ्यूल भरा होता है, वो सॉलिड होता है। उसकी एक बड़ी खास बात है, अब जैसे ही माचिस की तीली लगाएंगे इंस्टेंट हाई होके जाएगा, बहुत तेज एकदम से। सॉलिड फ्यूल के साथ यही इशू है, बहुत तेजी से वो चलता है लेकिन बहुत जल्दी वो खत्म होता है। कभी कभार तब देखा रॉकेट ठुस कर जाती है, चलती ही नहीं है ना। ऐसा हो सकता है सॉलिड फ्यूल के केस में, ये सब पॉसिबल है। एडवांस टेक्नोलॉजी जब आएंगी तब आप लिक्विड फ्यूल के अंदर देखोगे, ठीक है। तो ये पहली थी 40 किलोग्राम भार के उपग्रह सॉलिड फ्यूल 18 जुलाई 1980। और इसके साथ ही भारत स्पेस क्लब का 6th मेंबर बन गया था। अंतरिक्ष क्लब का 6th मेंबर भारत बन गया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाला। 5 आप जानते हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और चाइना, अभी से आगे थे ये। इसके बाद हमने इसका संवर्धित रूप निकाला, मतलब इसको मॉडिफाई कर दिया और वो बना ASLV। ये आया था आपके हरियाणा क्लर्क। तब शुरुआती फेज में तो बहुत सिंपल पूछा था, अगली फेज में क्या पूछा बताऊंगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASLV, सिर्फ इतना ही पूछा था शुरुआती फेज में। इट इज ऑगमेंटेड, आगे वही है भाई। SLV का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एगमेंटेड का हिंदी मतलब होता है संवर्धित, मतलब उस चीज को थोड़ा सा आपने क्या किया, अच्छी कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसकी कुछ कैपेसिटी कुछ चीजें बदल दिया आपने। तो इसकी कैपेसिटी बनी 100 से 150 किलोग्राम भार। 40 किलोग्राम से मुंह पर उठे भाई, थोड़ी सी मेहनत की और हम आगे उठ के आए। हालांकि अगर आप पूछते हैं कि सर फ्यूल कैसा यूज हुआ, तो कोई खास फर्क नहीं आया। जो फ्यूल था
वो अभी भी कैसा यूज हो रहा था, सॉलिड फ्यूल यूज हो रहा था। लेकिन थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन हम लेके आ गए थे। ये 5 चरण वाला रॉकेट था। कैसा था, 5 चरण है। पूछेंगे 5 फेज क्या है, तो ये जो आपके कोई भी आजकल देखते हो ना आप सैटेलाइट, वो इस टाइप से बने होते हैं बेटा। इसके अंदर ऐसे ऐसे 5 फेज होती है, फिर इसके ऊपर इनकी वो प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं। कुछ इस प्रकार से सैटेलाइट बनते हैं। ये अलग अलग जगह से आते हैं, ठीक है ना। कोई अहमदाबाद के अंदर सेंटर है, कोई कर्नाटका के अंदर सेंटर है, कहीं से बिल्ड होते हैं। फिर इनको सबको लेके आते हैं कहाँ, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। सतीश धवन हमारा प्रक्षेपण यान केंद्र वही है, ठीक है। लॉन्चिंग सब सतीश धवन से ही करते हैं इंडिया के अंदर। तो वहाँ लेके आते हैं, एक एक को फिर जोड़ते हैं सारे पार्ट्स को। 5 चरण वाला था ये जो हमारा ASLV था। 5 चरण के अंदर जो पहले 2 चरण थे ना, इनिशियल फेज, इसके अंदर नाम ध्यान रखना है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन। ये फ्यूल जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है। लगभग इंडिया ने इसी फ्यूल का यूज किया है, और ये इंडियन है, सेल्फ मेड है भारत का। मैं इसका नाम लिख देता हूं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन। हिंदी में कुछ नया नहीं होगा बेटा, नाम ऐसे ही लिखना है हिंदी के अंदर भी। ये फ्यूल यूज किया था। हालांकि इसकी जो अगले वाली फेज थी, उनके लिए HIF-20 फ्यूल यूज हुआ था, वो भी हाइड्रोजन का ही था अगले वाली फेज के लिए। पहली 2 फेज HTPB, ये भारत का सॉलिड फ्यूल है जो भारत ने खुद बनाया है, और हमारे लॉन्च व्हीकल के अंदर इसे हम यूज करते ही करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल यहाँ होता ही रहता है। फिर हम आगे चले, और आगे चल के हमारा आया पहला मेन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ से इनिशियल फेज के अंदर जो क्वेश्चन था शुरुआती पेपर में, वो सिर्फ इतना ही था कि इसकी फुल फॉर्म बता दो। P का मतलब पोलर, बाकी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान। पृथ्वी को आप देखते हो ना, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ध्रुव के समकालिक लॉन्च करता है, ध्रुवों के समकालिक, ठीक है ना। उसे वो काफ़ी अच्छे से निगरानी रख पाते हैं, निगरानी रखने के बड़े काम आते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च, क्योंकि अर्थ के जो पोल्स है वो फिक्स होते हैं, भाई कितने रोटेट करती रहे, तो उसके ऊपर जो रहेंगे वो फिक्स निगरानी करने में हमेशा अच्छे से काम आएंगे। ध्रुवीय प्रक्षेपण यान है ये, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहली बात, यहाँ कैपेसिटी बहुत बड़ी, 1200 किलोग्राम भार। वेट कितना बढ़ के हो गया, 1200, कहाँ 100 100 150 पे थे, अब कितना है, 1200 किलोग्राम। और जो ऊंचाई, जिस हाइट तक ये लॉन्च करते थे, या आज भी PSLV के अलग अलग रूप में इस्तेमाल होता ही रहता है, वो किस में होता है बेटा, 900 किलोमीटर की ऊंचाई, 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक PSLV ने एक बड़ी सफलता निभाई है। जो भारत का मंगल मिशन था, भारत पहली कंट्री थी जो पहली अटेम्प्ट में बिना किसी फेलियर के डायरेक्ट मंगल पहुंची थी। पूरी एक टीम ने जैसे काम किया था, तो उनके पास कोई लॉन्च व्हीकल के भी ढंग से पैसे नहीं थे, और PSLV का एक टेक्निक से इन्होंने इस्तेमाल किया था। PSLV इनके काम आया था। हालांकि ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, बहुत छोटी ऊंचाई के लिए काम आता है, कहाँ मंगल ग्रह पर जाना, और उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ करके PSLV का यूज़ किया था वहाँ जाने, तो इसने बड़ी सफलता दिलाई भारत को, ठीक है। PSLV का क्या है, ये 4 फेज वाला है। थोड़े से अलग अलग कलर करके आपको दिखाऊंगा। 4 चरण के अंदर ये होता है। ऐसे पहला रॉकेट का हिस्सा आया भाई, दूसरा हिस्सा आया, तीसरा हिस्सा आया, और ये आपका चौथा हिस्सा। के बाद तो फिर वही आप जानते हैं ऊपर लगा हुआ एक इसका प्रोटेक्टिव जो होता है। तो इसमें 4 फेज थी, इन्होंने इसको पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया। थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूल के अंदर बड़ा अच्छा चेंज आया, और यही सफलता के बड़े कारण बनते हैं। जब आप कुछ क्रिएशन लेके आते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो आपको नई चीज़ें मिलती हैं, वो बड़ी सफल होती हैं। कलर देख पा रहे होंगे, 2 हो गए रेड कलर में, 2 हो गए ब्लैक कलर में। जो रेड कलर वाले हैं, आप नंबरिंग देख सकते हो, ये फर्स्ट और थर्ड नंबरिंग है। फर्स्ट और थर्ड नंबरिंग रेड कलर के लिए इन्होंने सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया। कैसा यूज़ किया, सॉलिड, ठोस ईंधन इन्होंने इस्तेमाल किया। अब कहेंगे सर ठोस ईंधन बता दो एक बार जल्दी से, क्या नाम था, HT, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन, HTPB। हालांकि इसमें थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा भी इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा भी इस्तेमाल किया था। वो क्या था,
अमोनियम परक्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट ये सॉलिड फ्यूल ही था एक, जो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन के साथ इस्तेमाल हुआ था, पर इसका जो मेन काम था ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये ऑक्सीकारक था। 10th क्लास केमिस्ट्री में आते हैं रिडक्शन एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। इसका काम ऑक्सीडेशन का था मेन, ठीक है। अब कहें सर ये बच गई सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ के लिए इन्होंने लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? लिक्विड, द्रव। क्यों? इसका एक कारण था बेटा, मैंने बताया था आपको शुरुआत के अंदर भी। वो कारण क्या था कि जितना भी आपका सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल के अंदर हमेशा और हमेशा इंस्टेंट विस्फोट होता है। इंस्टेंट विस्फोट होने से वो एकदम जल्दी से काम कर देता है, कभी कभार फेलियर का भी कारण बन जाता है। लेकिन जो आपका लिक्विड फ्यूल होता है वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से चलता है, और प्रॉपर तरीके से चलने की वजह से उसके अंदर गड़बड़ी बहुत कम होती है, एक तो। दूसरा, वो अपनी फ्यूल की पावर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। मेंटेनेंस सबसे बड़ा खेल है यहाँ पे, ठीक है ना। मेंटेन करना ही सबसे बड़ी बात है कि जो लॉन्ग लास्टिंग होगा वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। इंस्टेंट बर्न करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट। तो लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया, और लिक्विड फ्यूल का नाम था अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, है ना। यूएसडीएल के नाम, यूएसडीएच के नाम से भी उसको याद रख सकते। अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके साथ भी इन्होंने लिक्विड फ्यूल में N2O4 का इस्तेमाल किया था मिक्स करके। अब पीएसएलवी ने सफलताएं दिलाई। पीएसएलवी ने एक और यादगार काम किया, एक नाम याद रखना बेटा, टीईएस। नाम याद रखिए, टीईएस। ये भारत का पहला सैनिक उपग्रह है, प्रथम सैनिक उपग्रह जो मिलिट्री पर्पज से लॉन्च हुआ, और इसको PSLV-3 से लॉन्च किया गया था। PSLV-3 से लॉन्च किया गया था टीईएस। भारत का प्रथम मिलिट्री सैटेलाइट, प्रथम सैनिक उपग्रह था, और इसका मेन काम क्या था? घुसपैठ पर निगरानी रखना। घुसपैठ का खतरा कहाँ पे है आप जानते हैं? जब आप इंडिया के मैप को देखेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन के आसपास से, इधर पाकिस्तान और इधर चाइना, मेनली पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के ऊपर निगरानी रखता है, और घुसपैठ को नियंत्रित करने में भारत की सेना की बहुत मदद करता है। टीईएस प्रथम सैनिक उपग्रह, PSLV-3 से इसकी लॉन्चिंग की गई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और नेक्स्ट आता है भारत का सबसे शक्तिशाली उपग्रह। आता है भारत का सबसे शक्तिशाली उपग्रह, वो क्या है? GSLV। GSLV, जिसको आप मार्क 3 जो है बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, हाँ? जियो स्टेशनरी, कभी कभार जियो स्टेशनरी कह देते हैं, कभी कभार जियो साइंक्रोनस कह देते हैं। भूतुल्यकालिक, आगे क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी, भूतुल्यकालिक। बहुत शक्तिशाली है बेटा, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। 36,000 किलोमीटर की, छोटी नहीं होती। PSLV इसके आगे बच्चा अगर आप देखते हैं तो PSLV कितना काम करता है? PSLV 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है, GSLV 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च कर देता है, ठीक है ना। और ये वेट लोड का तो पता ही नहीं, 1800 किलोग्राम तक के इसने उठाए हुए हैं, उससे भारी भारी उठाए हुए हैं, काफ़ी सारे एक साथ लॉन्च किए हुए हैं। अच्छा, मुझे 1 मिनट का टाइम देना प्लीज़, 1 मिनट टाइमिंग प्लीज़। सॉरी बेटा डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
तो ये 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक लॉन्च कर देता है, बहुत पावरफुल है। वेट तो जैसे नीड, इसने तो कितने 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च करने में मदद की, 104 रिकॉर्ड बनाया इसरो ने कभी किसी कंट्री के। इसके सहारे तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा हुआ, तो इसरो को बहुत आगे ले गया ये, क्योंकि पैसे की कमी जो थी ना वो इसने दूर की थी। ठीक है ना, एक बार तो पैसे लगे इसके ऊपर, बहुत कामयाब ये रहा। जियो साइंक्रोनस बोल दो या जियो स्टेशनरी, भूतुल्यकालिक। ठीक है, ये 3 चरण का है, 3 फेज के अंदर ये काम कर रहा है, 3 चरण में है ये। ठीक है ना, और इसके तीनों ही चरण में अलग अलग फ्यूल है, ये कमाल की बात है। तो तीनों को अलग अलग हम कर देते हैं। एक को मैंने ग्रीन कलर दे दिया, एक को मैं रेड कलर कर देता हूं, और एक को मैं ब्लैक छोड़ देता हूं। ठीक है, 3 कलर हमने दे दिए इसको। तो सबसे पहली फेज थी, ये थी सॉलिड फ्यूल की, ठोस ईंधन की। जल्दी से नाम बताओ। हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन HTPB प्लस क्या था, अमोनियम परक्लोरेट। ठीक है, सेकंड फेज आई बेटा इसके अंदर लिक्विड की, जल्दी से नाम बताओ। द्रव ईंधन भारत कौन सा यूज करता है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राइजन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राइजन UDMH, अभी बताया था आपको। ठीक है, प्लस क्या यूज करते हैं, N2O4। जो तीसरा फेज था ये क्रायोजेनिक था, क्रायोजेनिक्स। अब ये क्या नई बीमारी आ गई। क्रायो मीन्स, जहां क्रायो वर्ड आप देख लेना इंग्लिश में, इट मीन्स लो टेम्परेचर। तो जो लो टेम्परेचर टेक्निक थी, ये इतनी बैलेंस्ड टेक्निक है, 2 मिनट में इसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ 2 मिनट में, वीडियो पूरी देखना, बीच में मत छोड़ देना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे फिर। लो टेम्परेचर पे हमने 2 गैस का इस्तेमाल किया, हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का। ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पे, और हाइड्रोजन -250 डिग्री सेल्सियस। इन 2 गैसेस का हमने इस्तेमाल किया, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, और ये हम फाइनली मतलब हमने अपना सबसे शक्तिशाली बना लिया। ठीक है, जब 28 मार्च 2001 को, तब की बात है 28 मार्च 2001, तो जो प्रथम परीक्षण था, बिल्कुल प्रथम, वो फेल हो गया था। उसके बाद हालांकि GSLV-2 से हमने लॉन्च करके देखा था, GSAT, और GSLV-1 से GSAT-1, वो भी कामयाब तो हुआ, पर पार्शली कामयाब हुआ। 36 किलोमीटर का प्रॉमिस, 36,000 किलोमीटर का प्रॉमिस था, वो कुछ किलोमीटर, लगभग 1000 या इससे ज़्यादा किलोमीटर नीचे रह गया था। फिर फाइनली हमने GSLV-D2 लॉन्च किया। क्या किया, GSLV-D2, और इससे हमने क्या लॉन्च किया बेटा, GSAT-2, GSAT-2। और लॉन्च कहां से किया, कोई पूछे तो 8 मई 2003 को। लॉन्च कहां से बताओगे, मैंने शुरुआत में बताया था आपको, सतीश धवन केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, भारत का लॉन्च सेंटर वही है, सारा लॉन्चिंग पैड पूरा, तो वहां से लॉन्च किया, और ये कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद इसकी सफलताएं लगातार बढ़ती गई। ठीक है, और भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट ये बन के उभरा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्रायोजेनिक्स क्या चीज है। क्रायो मीन्स मैंने बताया था लो टेम्परेचर टेक्निक। तो लो टेम्परेचर टेक्निक कहाँ काम आई, इसके अंदर हम लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का -250 डिग्री सेल्सियस पे, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं -183 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना, हालांकि प्लस का 150 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, वहां तक भी आप इसको क्रायोजेनिक्स टेक्निक में ही इंक्लूड करते हैं। क्रायोजेनिक्स टेक्निक सबसे पहले अमेरिका ने इस्तेमाल किया। क्या था, अमेरिका ने। ठीक है, उसके बाद अमेरिका ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था एटलांस सेंटूर नाम का एक उपग्रह था, उसके अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया था, एटला सेंटूर के। अमेरिका के बाद भारत ने जो अपना काम किया, वो 2006 के अंदर हमारे तमिलनाडु में जो महेंद्रगिरी नामक जगह है,
महेंद्र बाहुबली मत बोल देना, महेंद्रगिरी नामक जगह है, वहां पर इसका सफल परीक्षण किया था। और उसके बाद तो भारत भी इसका कंप्लीटली इस्तेमाल करना है। फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्टिंग हमने कर ली थी 2006 के अंदर, उसके बाद तो भारत ने इसको वाइड स्केल पे इस्तेमाल किया। क्रायोजेनिक्स की एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत लो टेम्परेचर होने की वजह से एक तो फ्यूल की कैपेसिटी को नियंत्रित किया जा सकता है, आग लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है। सेकंड, बहुत एफिशिएंटली हम फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं, वेस्टेज बहुत कम होती है। फ्यूल एफिशिएंटली इस्तेमाल होता है, फ्यूल लॉन्ग टर्म तक लॉन्ग लास्टिक काम करता है। और क्रायोजेनिक्स टेक्निक के बाद अब तो फिर फाइनली रैमजेट, स्क्रैमजेट इंजन वगैरह आने लगी, ठीक है ना, जेट इंजन से काम चलने लगा। वो क्या है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में था। इतनी जानकारी अगर आप रख लेंगे तो आप अपने नंबर डेफिनेटली सेव कर लेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को देखना, लाइक करना, और 8 बजे मैथ की लाइव क्लास होगी सारे फॉर्मेट के लिए, चाहे वो CGL का अपकमिंग हो, चाहे CHSL का, चाहे CPO का, चाहे हरियाणा का, सबको ध्यान में रखते हुए टेस्ट बनाया है। वो पूरा टॉपिक वाइज कराऊंगा आपको। तो 8 बजे स्टार्ट होगी। लाइक करना, शेयर करना, लाइव आना मत भूलना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।